गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए गाइस, आज हम क्लास 10th के मैथ शुरू करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, और जिसमें हमारा प्रतिस्थापन विधि चल रहा है। हम प्रतिस्थापन विधि को सीख रहे हैं, ठीक है, और उसी के क्वेश्चंस हम ला रहे हैं आपके सामने, ठीक है ना। और उसी से रिलेटिव हमारा एक ये भाषा वाला क्वेश्चंस है, जो कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में 4 मार्क्स के आते हैं, 4 नंबर के आते हैं, ठीक है। और यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन 4 नंबर में आता ही आता है, ठीक है। इससे पहले हमें क्या था, समीकरण ऑलरेडी बनी हुई दी थी, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किए थे, तो उसमें क्या था, ऑलरेडी आपको समीकरण बनी हुई थी, उन समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। बट इस बार क्या है, आपको कोई समीकरण नहीं दी जा रही हैं, आपको एक लैंग्वेज दी जा रही है, एक ही आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। और इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें इसे सबसे पहले समीकरणों में कन्वर्ट करना है, समीकरण बनानी है, इनसे जो भी है यहाँ पे जानकारी दे रहा है, ठीक है, उसका समीकरण बनाना है, और फिर उन समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। उसी से जो ये पूछ रहा होगा, जिसके मान ये पूछ रहा होगा, वहीं से हम उसके आंसर कर रहे होंगे। क्लियर है? तो एक स्टेप हमारा ये एक्स्ट्रा हो गया है कि पहले समीकरण बनी हुई होती थी, बट इस बार हमें समीकरण बनानी पड़ेंगी। चलिए गाइस, क्लास को शुरू करते हैं। ये हमने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया है, जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। हम आयु वाले क्वेश्चन भी करेंगे, भिन्न वाले क्वेश्चन भी करेंगे, नाप वाले क्वेश्चन भी करेंगे, रेलगाड़ी वाले भी करेंगे, संख्याओं वाले भी करेंगे। बहुत ही मेन क्वेश्चन है, नाप का हो गया, संख्या का हो गया, भिन्न, आयु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ से किसी ना किसी पैटर्न पे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में हर साल बनता है 4 नंबर का, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपके क्वेश्चन में कहा गया है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है, तथा 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। फिर कह रहा है प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पेंसिल मतलब यानी कि एक पेंसिल का मूल्य बताना है और एक रबड़ का मूल्य बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेंसिल आप ले रहे हैं, चाहे वो 2 ले रहे हैं या 4 ले रहे हैं, इनका जो मूल्य है एक पेंसिल का वो समान है। हम ये मान के सवाल करेंगे, ऐसा नहीं कि उन्हें 4 पेंसिल लिए होंगे तो 3 पेंसिल किसी और रेट की होंगी, 1 पेंसिल किसी और रेट की होगी, ऐसा हम सवाल में नहीं मानेंगे। हम ये है कि जो भी उन्हें 4 पेंसिल ली हैं, उन चारों पेन का एक ही रेट है। अगर एक पेन 5 रुपये का है तो चारों 5-5 रुपये के हैं, ठीक है। यही हमारा रबड़ के लिए रहेगा। चलिए, तो देखो मैं आपको समीकरण कैसे बनाते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पे बोर्ड पे इनने बोला है 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है, यानी कि 2 पेंसिल का मूल्य, ठीक है, प्लस 3 रबड़ों का मूल्य, ठीक है। भाई आपने 2 पेंसिल ली हैं और 3 रबड़ ली हैं, तो 2 पेंसिल का मूल्य और 3 रबड़ों का मूल्य, दोनों का कितना पैसा दे के आए हो? 9 रुपये। यानी कि वो बंदा शॉपकीपर के पास गया, ठीक है, तो वहाँ पे उसने 2 पेंसिल ली हैं और 3 रबड़े ली हैं, और दिए कितने उसको? 9 रुपये दिए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 9 रुपये देने का मतलब क्या है कि उन्हें 2 पेंसिल का मूल्य और 3 रबड़ों का मूल्य, ठीक है, दोनों का जो पैसा है उसका वो कितने रुपये बना? 9 रुपये बना। क्लियर है? अब इसी में हमें समीकरण बनाना है। हम क्या करेंगे, हमें देखो ये नहीं पता है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, ठीक है, तो हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये मान लेंगे। और ऐसे हमें एक रबड़ का मूल्य नहीं पता है, तो हम एक रबड़ का मूल्य y मान लेंगे। क्या पता कितने रुपए वाली पेंसिल थी, हमें नहीं पता, तो हम उसे x मान लेंगे, ठीक है। अब अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 2 का कितना होगा? 2x। अगर एक पेंसिल 5 रुपये की है तो 2 कितने की होंगी? डबल कर दो उसका, 5 दूनी 10, प्लस एक रबड़ का मूल्य 22 रुपये है तो 3 का होगा 3y। अब 2 पेंसिल का मूल्य और 3 रबड़ों का मूल्य
दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो पैसा कितना बन रहा है उसका 9 रुपये, ठीक है, बराबर 9 लगा देंगे तो बन गया समीकरण। देखो ऐसे इतना आसान होता है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, सवाल जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें समझ में आ गया, हमें एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य मानना पड़ेगा। तो माना एक पेंसिल व एक रबड़ का मूल्य क्रम से रुपये X और रुपये Y है। तब ठीक है, हमने क्या करा, माना एक पेंसिल व एक रबड़ का मूल्य क्रम से, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य X रुपये और एक रबड़ का मूल्य Y रुपये है। तब प्रश्न अनुसार अब जो भी हम काम करेंगे वो प्रश्न के अनुसार करेंगे, जो प्रश्न कहेगा सब वही हम करेंगे। और इन क्वेश्चनों में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको सवाल में करना क्या है वो आपको क्वेश्चन बताता है, सबसे अच्छी बात है ये, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हमारी पहली शर्त के हिसाब से जाएंगे हम लोग। पहली शर्त, पहला केस है ना, पहली फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है उसने कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है, ठीक है। तो हमारी एक पेंसिल का मूल्य X रुपये, तो 2 पेंसिल का कितना होगा 2X, प्लस एक रबड़ का मूल्य Y रुपये, तो 3 का होगा 3Y और बराबर 9। इस प्रकार से हमारा पहला समीकरण बन के तैयार है। दूसरी शर्त, मतलब सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में कह रहा है 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का जो मूल्य है वो 18 रुपये है। चलिए, ठीक है गई। तो क्या करेंगे, यहाँ से 4 पेंसिल, अब एक पेंसिल का मूल्य X रुपये मान लिया है तो 4 का कितना होगा 4X। एक पेंसिल का मूल्य Y रुपये, तो 6 का कितना होगा, सॉरी एक रबड़ का मूल्य Y रुपये, तो 6 का होगा 6Y इजिकल टू 9। समीकरण नंबर 2, ठीक है। सॉरी 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का जो मूल्य है सवाल में 18 रुपये है, ठीक है, 18 रुपये, कोई नहीं, होता है। चलिए, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये समीकरण कैसे बन रहा है मैंने अभी बताया था आपको, अलग से लिख के, आपको वहाँ से ये बात पकड़ में आ रही होगी। चलिए, अब देखो थोड़ा सा इस समीकरण को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें दिख रहा है यहाँ पे 4 में और 6 में 2 कॉमन है, तो कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से बचेगा 2X, यहाँ से बचेगा 3Y बराबर 18। अब 2 से ये कट जाएगा 9 बार, तो 2X प्लस 3Y बराबर 9। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, 2X प्लस 3Y, 2X प्लस 3Y बराबर में 9, बराबर में 9, यानी कि दोनों समीकरण सेम हैं। और जब दोनों ही समीकरण सेम हैं तो इनके जो आलेख होंगे वो संपाती होंगे। अब देखिएगा, जो आप जो देख रहे हैं इन दोनों समीकरण आपकी सेम समीकरण हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस समीकरण का आलेख रेखा होगा, तो इस समीकरण का भी आलेख क्या रेखा है, और दोनों ही समीकरण सेम हैं तो ये आपकी संपाती होंगी। और संपाती रेखाओं के हल जो होते हैं वो अनेक हल होते हैं। यहाँ पे जो रेखाएं आपकी ये संपाती हैं, अगर एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए तो वो संपाती रेखाएं कहलाती हैं। और इस केस में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पे कट कर रही होंगी, इसलिए इनके अनेक हल होंगे। तो इस केस में जो हल होते हैं वो अनेक हल होते हैं। और जब अनेक हल होंगे तो आप फिक्स आंसर नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य कितना होगा, ठीक है। ये बात यहाँ से हमें समझ में आ रही है, बट हम इसको सोल्व करके देखते हैं कि हम ये हल निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते। चलिए, तो देखिए हम प्रतिस्थापन विधि से जाएंगे। प्रतिस्थापन
विधि से। और इसमें क्या करना होता है, किसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकालनी होती है। चाहे समीकरण 1 से निकाल लो, चाहे समीकरण 2 से निकाल लो। तो मैं 1 से निकाल रहा हूँ, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अब देखो एक काम करते हैं, हम x के लिए निकाल के 2x निकाल लेते हैं, क्योंकि 2x यहाँ पे हैगा, और 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम x निकाल के 2x निकाल रहे हैं, क्योंकि उससे हमें फ़ायदा होगा ये चीज़। चाहो तो x निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है समीकरण 1 से जब मैं ये इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 2x यहाँ पे है ही, तो वहीं पुट कर देंगे डायरेक्ट जाके। चलो x से निकाल लो, आप रहने दो। तो x बराबर कितना आएगा, 9 दर है, ये प्लस का धर जाके माइनस का, और 2 इसके गुणा में है तो सामने वाले के बटे में। ठीक है गाइस, आई होप आप इतना तो कर ही लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, फिर 2 गुणा में सामने वाले के बटे में जाएगा। और इसे कहाँ लगा दो, समीकरण 2 में रखने पर। रखिए 2 गुणा x की वैल्यू है हमारे पास 9 - 3y डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसके बाद प्लस का 3y बराबर 9। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 9 - 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 9। प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, घटाने पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 इज इक्वल टू 9। अब आप इसमें देख रहे हैं, हमने समीकरण जब x के मान को यहाँ पे रखा था तो हमारी समीकरण y पे चला गया था, और y हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, y ही हमारा 0 हो गया। ठीक है, इस केस में हम y की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू y की क्या आएगी हम नहीं बता पा रहे हैं। और जब y की निकाल पाएंगे तो हम x की भी निकाल पाएंगे। और जब इस ऐसे कभी सिचुएशन आपकी बने कि जब इन दोनों समीकरणों का इस्तेमाल करके एक नया समीकरण बना रहे हैं एक चर वाला, और वो आपका चर ही ख़त्म हो जाए, वो चर ही 0 हो जाए, तो उस केस में आप उन दोनों समीकरणों के हल ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो सिचुएशन आपकी किसकी बन जाती है, अनेक हल वाली, या ठीक है अनेक हल वाली सिचुएशन बनती है। ठीक है, चलिए आई होप ये बात आप मेरी समझ पा रहे होंगे। तो इस केस में हम कोई मान इसका नहीं निकाल सकते, तो लास्ट में लिख सकते हैं क्योंकि ठीक है, क्योंकि समीकरणों के अनेक हल हैं, इसलिए हम प्रत्येक पेंसिल व प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं मानता हूँ आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और मेन बात आपकी यही थी, अगर आप लोग इस तरह से प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं और इस बार से आपके चर ही 0 हो जाएं, चर मतलब कट जाए आपका चर, ठीक है, और वहाँ से आप x या y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएँ, तो उस केस में आपके पास कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। जब अनेक हल होंगे तो उस केस में हम कि पेंसिल और रबड़ का मूल्य बता नहीं सकते कितना होगा, क्योंकि अनेक हल हैं, क्या पता किस रेट की हो। ठीक है, तो इसमें तो अनेक हो जाएंगे भाई, पेंसिल हो सकती है 3 की हो, 10 की हो, 20 वाली हो, बहुत अनेक हल है ना, तो एक्स वाई के मान अनेक हो रहे होंगे। तो उस केस में एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते कि एक पेंसिल और एक रबड़ की मूल्य कितना रहा होगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, अनेक हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए गाइस, हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है आपका ये। ठीक है, तो शुरुआत में क्या कर रहा है,
7 बल्ले खरीद रहा है और 6 गेंदें खरीद रहा है। तो फिर से एक बार समझा सकते हैं हम इसको भाई, 7 बल्ले का मूल्य, ठीक है, 7 बल्लों का मूल्य प्लस 6 गेंदों का मूल्य कितने रुपए है? 3800। भाई आपने 7 बल्ले खरीदे हैं ना, तो 7 बल्ले खरीदे, 7 बल्लों का मूल्य दिया होगा, कुछ पैसा दिया होगा। फिर आपने 6 गेंदें खरीदी तो 6 का मूल्य दिया होगा, ठीक है। और 7 मूल्यों का पैसा और 6 गेंदों का पैसा मिला के कितना दिया है सवाल के हिसाब से? 3800 रुपये, ठीक है ना। साफ बोला ना कि 7 बल्ले खरीदे हैं आपने, 6 गेंदें खरीदी हैं। 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि 6 बल्लों का मूल्य है, और 7 बल्लों का मूल्य है और 6 गेंदों का जो मूल्य है वो मिला के कितना बैठा है? 3800 रुपये, ठीक है, ये मतलब है। तो आप देखो हमें यहाँ पे 1 बल्ले और 1 गेंद का मूल्य नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण बनाने के लिए कि 1 बल्ले का मूल्य x रुपये है और 1 गेंद का मूल्य y रुपये है। तो अगर अब 1 बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्लों का कितना होगा? 7x प्लस अब 1 गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 का कितना होगा? 6y। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बहुत बेसिक चीज़ है यार भाई। अगर 1 गेंद का मूल्य आपने y मान लिया तो 6 का कितना होगा? 6y। चलिए, तो समीकरण आपके सामने तैयार है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 बल्ले और 1 गेंद का मूल्य मानना पड़ेगा। चलिए, तो मान लेते हैं। माना 1 बल्ले तथा 1 गेंद का मूल्य क्रम से रुपये x तथा रुपये y है, तब ठीक है, 1 बल्ले का मूल्य x मान लिया और 1 गेंद का मूल्य y मान लिया, तब पेयरसन अनुसार अब जो पेयरसन कहेगा उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहली शर्त है, फर्स्ट कंडीशन, उसमें क्या कह रहा है सवाल? साफ बोला है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 में खरीदे हैं, ठीक है। तो हमने अगर 1 बल्ले का मूल्य x रुपये मान लिया है तो 7 बल्लों का होगा 7x, 1 गेंद का मूल्य y माना है तो 6 का कितना होगा? 6y, और दोनों का मूल्य मिला के बैठ रहा है हमारा 3800 रुपये। समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरी शर्त, अरे बहुत तेज़ी होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे तो आराम से हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे अगली बार क्या हुआ भाई, उसने बाद में उसे याद आया यार अभी बल्ले और गेंदों की कमी है और ख़रीदते हैं, ठीक है। उसे लगा कि कम रहेंगे तो उन्हें और ख़रीदे, तो उन्हें 3 बल्ले और 5 गेंदें और ख़रीद ली, और इनका पैसा कितना दिया हमने? 1750। यानी कि 3 बल्ले और 5 गेंदों का जो मूल्य है दोनों का मिला के वो 1750 है। अब हमने 1 बल्ले का मूल्य x माना है तो 3 बल्लों का कितना होगा? 3x। 1 गेंद का y माना है तो 5 गेंद कितना होगा? 5y। कितना दे के आओगे? 1750। समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपको ये स्टेटमेंट दिया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसको हमें समीकरण में कन्वर्ट करना होता है, समीकरण में बदलना होता है। तो हम बदल चुके हैं। अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके x और y के मान निकाल लेंगे और हमारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में इतना क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। अब देखो इसमें ना तो इन्हें प्रतिस्थापन विधि की बात करी है ना ही विलोपन की बात करी है, और मोस्टली कहता भी नहीं इन सवालों में इस टाइप के, ठीक है। तो अगर एग्जाम हॉल में जब आप बैठे होंगे तो आप प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं या फिर विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। मार्क्स फुल मिलेगा, नंबर में कोई कटौती नहीं की जाएगी, ठीक है। लेकिन हम जो इस समय पढ़ रहे हैं वो प्रतिस्थापन पढ़े हैं, विलोपन अभी नहीं सिखाया आप लोगों को, इसलिए हम इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। गॉट इट? चलिए, तो विधि लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करेंगे, इसमें करते क्या है, किसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चाहे तो x निकाल लो या फिर y निकाल लो, चाहे समीकरण 1 से निकाल लो चाहे समीकरण 2 से निकाल लो, जिससे आपको आसान लगे।
चलिए कहीं से भी निकाल लो, मैं इस बार समीकरण 2 से निकाल रहा हूँ। समीकरण 2 से x निकाल लेते हैं। कितना आएगा x? x बराबर ये 5y उधर जाके माइनस कर जाएगा, 1750 माइनस का 5y और 3 गुणा में है सामने वाले के बटे में। ठीक है, इसका यहाँ समझेंगे 3x प्लस 5y बराबर 1750। x निकालना है तो x का पद वहीं रोक लिया, y भाई साहब इधर चले जाएंगे। ठीक है, और जब बराबर का चिन्ह जंप करेंगे, कूद के जाएंगे, तो इनका चिन्ह जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस होता तो प्लस हो जाता, सीधी सी बात है। अब 3 गुणा में है सामने वाले के बटे में। ठीक है, बराबर में जितना भी वैल्यू लिखा है ये सभी के बटे में कितना जाएगा आपका? 3 जाएगा, वही मैंने लिखा है। ठीक है, लेकिन इतना वर्किंग नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट निकालेंगे, इतना कर सकते हैं माइंड में। तो समीकरण 2 से x बराबर दिस आया, और समीकरण हमने 2 से निकाल रहे हैं तो कहाँ लगाना है? समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भाई, चलिए रखिए 7x, 7 गुणा x, x की वैल्यू ये है 1750 माइनस 5y बटे में 3। उसके बाद दिया है प्लस का 6y बराबर 3800। थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे अब? 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अंदर, कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए करना ही पड़ेगा, करिए। 7 का 0 0, 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगे 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, 52 का 2, हासिल लगे 5, 7 3 7, 7 5 12। ठीक है, और देखो ये पूरे के बटे में है, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ जिससे बाई वाला पद अलग हो जाए, जिससे मैं इसके साथ आसानी से उसे जोड़ या घटा सकूँ, इसलिए। और 7 पंजे 35, 35y बटे में 3 बराबर में 6y इजिकल टू 3800। ठीक है, 7 0 0, 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगे 3, 7 7 49, 50 51 52, 52 का 2, हासिल लगे 5, 7 7 5 बार सही है। अब क्या करेंगे? इस वाली वैल्यू को बाई वाले यहाँ रोक लो, बाकी इनको उधर ले जाओ। ठीक है, चलिए तो माइनस का 35y बटे 3 प्लस का 6y बराबर 3800, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, ये लो। अब देखो ये वाले पार्ट भिन्न पे है तो इसको भी भिन्न बना लेंगे, ये वाला पार्ट भिन्न पे है इसको भी भिन्न बना लेंगे। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं। आपको भिन्नों का जोड़ना घटाना आता होगा, ये मान के मैं सवाल कर रहा हूँ, तो फास्ट करेंगे। यहाँ पे 3 का और 1 का एलसीएम 3 आएगा। ठीक है, चलिए विजिबल है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगी, 1 की गुणा ऊपर करेंगे, यही आएगा माइनस 35y प्लस का 1 से भाग करेंगे 3 पे 3 बार, 3 छंग 18y बराबर, यहाँ भी एलसीएम 3 ही आएगा। 1 तिया 3, 3 बार जाएगी, 3 की गुणा ऊपर, 3 0 0, 3 0 0, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लगे 2, और जी 3 तिया 9 2 11, 3 0 3 0, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लगे 2, 3 तिया 9 9 2 11। ठीक है, माइनस 3 से भाग करो एक बार, 1 की गुणा ऊपर, यही आएगा 12 250। ठीक है, अब ये तो आप जानते होंगे, अंश की वैल्यू से अंश की वैल्यू कट जाती है, हर की वैल्यू से हर, मतलब अंश से अंश कट जाता है और हर वाली संख्या से हर वाली संख्या कट जाती है, तो 3 से 3 कैंसिल। चलिए अब यहाँ से कितना बचा? माइनस 35y प्लस 18y, तो ये माइनस पे है, ये प्लस पे है, घटेगा, 35 में 18 गया, 17 बचेगा, माइनस का 17y, क्योंकि घटाने पे चिन्ह किसका आता है? वो संख्या बड़ी होती है, तो 35 बड़ा, 35 का चिन्ह माइनस है। चलिए बराबर में यहाँ भी देखो, एक संख्या प्लस पे, एक संख्या माइनस पे घटेगा, घटाते कैसे हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो ऐसा कर सकते हैं आप लोग, 12250 में से 11400 घटाना है, तो घटा लो। 0 5 में 0 गया 5, हासिल लोगे यहाँ पे 12, 12 में 4 गया 8, यहाँ पे 1 बचा, 1 में से गया 0, यहाँ भी 0, यानी कि 850 बच रहा है।
50। ठीक है, और देखो घटाने पे चिन्ह किसका आता है, संख्या बड़ी होती है तो 12,250 बड़ा है, उसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, और 17 से 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 50 और कट गया है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 50। अभी जो y की वैल्यू 50 आई है हमारे पास, इसे या तो समीकरण 1 में लगा दो या समीकरण 2 में लगा दो, x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 1 में लगाओ या 2 में लगाओ, x की वैल्यू सेम आएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको अच्छा लगे जिस इक्वेशन में आप वहाँ लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ y बराबर 50 समीकरण 2 में रखने पर, रखिए 3x प्लस 5y, y की वैल्यू 50 इज इक्वल टू 1750। अब यहाँ से 3x बराबर 1750, ये वाली वैल्यू प्लस के इधर आके माइनस, क्योंकि x निकालना है तो x की वैल्यू एक तरफ बाकी सब एक तरफ, और ये 50 गुणा 5, 5 पंजे 25, 250 आएगा। ठीक है, 3x बराबर, घटाओ इसको, कितना बचेगा ये जी, 1750 में से 250 घटाना है तो 1500 बचेगा। ठीक है, और 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 500, x की वैल्यू 500 आ रही है। ठीक है, और सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य पूछा है, मतलब प्रत्येक मतलब एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य पूछा है। तो यहाँ कर लेते हैं इसको, अतः एक बल्ले का मूल्य कितना है हमारे पास, रुपये x है, और वैल्यू कितनी आई है x की, x की वैल्यू आई है 500, यानी कि 500 रुपये का आपका एक बल्ला हुआ। फिर एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य आपने क्या माना था, रुपये बाई माना था। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आई है 50, ये हमारे आंसर है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये आया है और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये आया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट था यहाँ पे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था वो थोड़ा भिन्न पे चला गया, इसलिए थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव हो गया, और इतना होता भी है। ठीक है ना, कभी तो ये भिन्न पे बन जाता है, कभी सिंपल रह जाता है, सिंपल में हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। जब थोड़ा सा भिन्न बनता है थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट बढ़ जाता है, और भिन्नों का जोड़ना घटाना आप 6-7 से सीखते आ रहे हैं, आपको ये चीज़ें आती होंगी। फिर भी मैंने यहाँ पे बताने की कोई प्रयास करा है जिससे आप थोड़ा क्वेश्चन को समझ पाएँ। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए गाइस, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बार, जो कि भिन्न संख्याओं पे आधारित है, भिन्न संख्याओं वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ गेंद, बल्ले, पेंसिल, रबड़ वाली बात करी थी, जो ठीक है उनका काम हो चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो देख लेना आपको। बाकी अब जो हम नेक्स्ट आपका पैटर्न है क्वेश्चन का, वो भिन्न वाला है। ठीक है, इसके बाद हमारे कुछ आयु वाले क्वेश्चन आएंगे, नाप वाले क्वेश्चन आएंगे, और 2 अंकों वाली संख्या वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सब हम सारे पैटर्न करेंगे। ठीक है, लेकिन तरीका सबका सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लॉजिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा जाए, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। और सेकंड केस है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो भिन्न संख्या पूछ रहा है। अब देखिए सवाल में क्या है, किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो किसी भिन्न, तो कोई भिन्न होगी ना वो भाई, जिस भिन्न के अंश और हर में आप 2 जोड़ने या 3 जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो भिन्न तो कुछ ना कुछ होगी। अब वो हमें पता ही नहीं क्या होगी, तो उस भिन्न को हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से मानेंगे कि जिस भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ा जा रहा है या फिर 3 जोड़ा जा रहा है, वो भिन्न है क्या। अब हमें नहीं पता कितने भिन्न होगी भाई, ऐसे हमें क्या चल रहा था क्वेश्चन को देख के। ठीक है,
इसलिए हम उस भिन्न को हमेशा शुरू में मानेंगे। ठीक है, चलिए तो मान लेंगे भिन्न। माना भिन्न संख्या x अपॉन y है। तो आप जानते होंगे भिन्न किसे कहते हैं, जिसके पास अंश में कोई संख्या हो और हर में भी हो। ठीक है, ये जानते होंगे आप लोग कि जो हम यहाँ लिख देते हैं इसको, हम जैसे x अपॉन y लिखा है मैंने, तो जो ऊपर लिखा है इसको अंश कहा जाता है कि ये अंश में है ये संख्या, और जो y है वो हर में है। और जिस संख्या के पास अंश और हर दोनों होते हैं उसे कहा जाता है, ऊपर लिखा जाता है वो अंश है, अंश में लिखी गई संख्या है, और जो y है वो हर में लिखी गई संख्या है। चलिए तो हम मैंने वो भिन्न संख्या क्या मान ली, x अपॉन y मान ली। तब प्रश्न अनुसार अब जो प्रश्न कहेगा वही हम काम करेंगे, आप कुछ अपनी तरफ से नहीं मानेंगे। चलिए तो पहली शर्त क्या है हमारी, पहली शर्त की बात करेंगे तो पहली शर्त में कहा है किसी भिन्न के अंश में हर दोनों में। ठीक है, तो वो हमने भिन्न क्या मान ली है, x अपॉन y, और इस भिन्न के अंश और हर दोनों में, अंश में भी और हर में भी कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। यानी कि अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। ठीक है, तो आपके पास जो भिन्न है x अपॉन y, जब उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दोगे तो इस भिन्न का जो मान है, ये जो भिन्न है वो कितनी बन जाएगी, 9/11। यानी कि जब आपने इस वाले भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया, तब ये जो भिन्न है हमारी जो बन के तैयार है, ये वाली भिन्न, ये भिन्न कितनी है, 9/11 है। जब इस भिन्न का मान 9/11 है तो मैं इसे 9/11 के बराबर लिख सकता हूँ। भाई इसका जब मान ही 9/11 बोला जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि 9/11 हो जा रही है ये, तो मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ क्योंकि इसका मान ही तो 9/11 है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, आप भिन्नों में जानते होंगे ये चीज़, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। मल्टीप्लाई मतलब गुणा, तो इसकी गुणा इससे करेंगे। अब 11 की गुणा इससे करने का क्या मतलब है कि x से भी करनी है और 2 से भी करनी है। तो 11 की x से करेंगे तो कितना आएगा, 11x प्लस का 11 की 2 से करेंगे 11 दूनी 22 बराबर 9 की इससे करेंगे 9y प्लस 9 दूनी 18। अभी तो आप लोगों को पता ही होगा 11 से इससे गुणा करके एक साइड लिखते हैं और इसकी गुणा इससे करके दूसरी साइड लिखते हैं। अगर मान लो आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है तो इनकी गुणा राइट हैंड साइड में, अगर इनकी गुणा आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है तो इनकी गुणा राइट हैंड साइड में। साइड कोई से लिख सकते हैं लेकिन बराबर में रहती है दोनों। चलिए एक्स वाई एक तरफ कर लो और बाकी सब एक तरफ कर लेते हैं। तो 11x 9y धरा के माइनस का 9y बन जाएगा बराबर 22 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 18 माइनस 22। तो 11x माइनस का 9y बराबर कितना बचेगा यहाँ से, माइनस का 4। समीकरण नंबर 1। इसके बाद दूसरी शर्त क्या है हमारी, दूसरी शर्त में कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, इस बार 3 जोड़ा जा रहा है। तो भिन्न क्या है फिर से हमारे पास x अपॉन y है, इसके अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है। और जब आप ऐसा कर देंगे, 3 आप अंश और हर दोनों में जोड़ देंगे, तब इस संख्या की जो वैल्यू है, इस संख्या का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। जब इसका मान ही 5/6 है तो मैं इसे 5/6 के बराबर लिख सकता हूँ। बस क्रॉस करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे करो 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5y प्लस 5 तिया 15। अब x y की तरफ कर लो, 6x माइनस का 5y बराबर 15 माइनस का 18, तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। चलिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 बना चुके हैं हम लोग। जो हमें स्टेटमेंट दिया गया था, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे हमने ये समीकरण बना ली हैं। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है। चलिए तो लगाएंगे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, इस विधि में किसी एक समीकरण से या तो x का मान निकालते हैं या फिर y का मान निकालते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे उससे निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ये भी भिन्न में जा रहा है भाई, कहीं से भी निकालो, चलो समीकरण 2 से निकाल लेते हैं इस बार भी। समीकरण
2 से निकालो x कितना आएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, x बराबर, तो प्लस वाले पार्ट को पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, और माइनस का 3 तो रहेगा इधर, ये माइनस का उधर जाके प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख लिया और उधर माइनस का 3 है ये, उसको ऐसे रहने दिया, और ये 6 गुणा में है x के, सामने वाले के बटे में आएगा, ठीक है। अब ये जो x का मान है हमने समीकरण 2 से निकाला है, अगर 2 से निकाला तो 1 में लगाओगे, 1 से निकाला तो 2 में लगाओगे, 2 से निकाला और 2 में ही वापस रख दिया तो x y 0 हो जाएगा, कोई चर नहीं बचेगा आपका 0, वहाँ से किसी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती, इसीलिए ऐसा करते हैं। तो कहाँ लगाएंगे इसको, समीकरण 1 में रखने पर, रखिए भाई, समीकरण 1 रहा आपका 11x, 11 गुणा x की वैल्यू कितनी है 5y माइनस 3 डिवाइड बाई 3, चलिए इसके बाद माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस 4, चलिए गुणा करिए अंदर, 11 पंजे 55y माइनस 11 तिया 33, और 3 पूरे के बटे में है तो मैं अलग अलग बटे में लिख सकता हूँ, ठीक है, इसके बटे में भी 3, इसके बटे में भी 3, क्योंकि जब एलसीएम लोगे वापस यहीं पहुँचोगे, ठीक है। माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस 4, अच्छा अच्छी बात तो यह है कि कैंसिल आउट हो रहा है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 11 बार, ठीक है। इसके बाद 55y बटे 3 माइनस का 9y, ठीक है, बाई वाले एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ, तो माइनस का 4, अब ये माइनस का 11 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पद भिन्न है तो इसको भी भिन्न बना लो, तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अब 3 और 1 का एलसीएम, 3 से भाग करो एक बार जाएगी, 1 की गुणा ऊपर 55y माइनस 1 से भाग करोगे 3 बार, 3 की गुणा ऊपर 3 नम 27y बराबर कितना बचेगा, ये 11 में से 4 गया 7, 7 4 11, 3 पूरे के बटे में है, सामने वाले के गुणा में, तो 7 का 21 हो जाएगा उधर। अब यहाँ से देखो ये 55y प्लस का है, 27y माइनस का है, घटेगा तो घटा लो, 15 में 7 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, 28y बच रहा है बराबर 3 सत्ते 21, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 21 बटे 28, ओ माय गॉड, ये क्या आ रहा है भाई, कुछ गलती वलती तो नहीं हो गई। यदि किसी भिन्न के आंसर हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9 बटे 11 हो जाती है, यदि आंसर हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5 बटे 6 हो जाती है। सवाल तो सही है, 6 आंसर हर दो में आपने 2 जोड़ा है तो वो 9 बटे 11 हुई है, 11x प्लस 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18, 11x माइनस का 9y बराबर 18 माइनस का 22 माइनस का 4, समीकरण 1। दूसरी शर्त में क्या है 3 जोड़ना है इस बार, तो 3 3 दोनों में जोड़ना ही है, जोड़ने वाली बात ही है। 3 3 6x पे 6 तिया 18, 5y 5 तिया 15, ठीक है, 6x माइनस का 5y 15 माइनस 18, तो 18 में से 15 गया 3, सही है, ठीक है, माइनस का 5 3 बचेगा यहाँ से, ये भी ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपने x के वैल्यू निकाली तो ये माइनस का जाके प्लस हो गया, तो 5y माइनस का 3, ओ ये गलती है, ये मिस्टेक हो गई गाइज, सॉरी। हमारा यहाँ पे 6 गुणा में था और बटे में कितना हमारे ये 3 आया, ये गलती कर दी हमने, 5y माइनस का 3 बटे में 6 आना था, ये 6 आएगा, 6, ठीक है, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, ठीक है। अब 3 से कट जाएगा, 3 गन 3 3 गन 3, 3 दूनी 6, चलिए यहाँ बटे में 6 रहेगा, बटे में 6 माइनस का 9y बराबर 11 बटे 2, ठीक है, नीचे 1 मानोगे, चलो इसको सबको हटा देते हैं। 6 और 1 का एलसीएम 6 आएगा, 6 से भाग करो एक बार, 1 की गुणा ऊपर 55y माइनस 1 से भाग करो 6 बार, 6 नहीं मत 54, 54y बराबर, यहाँ पे एलसीएम 2 बनेगा, 1 दूनी 2, 2 बार 2 चौक 8 माइनस का 8 प्लस 2 से भाग करो एक बार, 1 की गुणा ऊपर 11, ठीक है। अब 2 से कट जाएगा, 2 1 2 2 तिया 6,
55y माइनस का 54y कितना बचेगा, 1y बटे में 3 बराबर -8 + 11 प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, 3 बटे में सामने वाले के गुणा में 3 तिया 9, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके 9। ठीक है, चलिए माफी चाहेंगे गाइस। अभी जब y की वैल्यू आई है वो समीकरण 1 में लगा दो या फिर समीकरण 2 में लगा दो, आपको x का मान मिल जाएगा। तो मैं 2 में लगा रहा हूँ वापस, तो y बराबर 9 समीकरण 2 में रखने पर रखिए तो 6x माइनस 5y, 5y, y की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, 5 गुणा y की वैल्यू 9 इजिकल टू -3। ठीक है, x निकालना तो x वाला पद एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, -3 प्लस माइनस में जाके प्लस हो गया, 9 पंजे 45, तो 6x इजिकल टू कितना बचेगा यहाँ से, ये 42। ठीक है, 6 सत्ते 42, तो x की वैल्यू 7। तो x भी आ गया हमारे पास, y भी आ गया। तब लिखेंगे लास्ट में अतः भिन्न, भिन्न क्या हमारी x/y, जो हमने भिन्न मानी थी वो क्या थी हमारी x/y। तो x की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी है 9, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी बात और बता दें, अंश ये जो बात कर रहा है ना, हो सकता है कि यहाँ पे अंश और हर दोनों में जुड़वाया उसने, हो सकता है क्वेश्चन में केवल अंश में जुड़वाया, हर में कुछ करवाया ही ना। और हो सकता है कि जो यहाँ पे योग की बात हुई, जोड़ने की बात हुई, हो सकता है घटाने वाली बात आ जाए। मतलब जो भी बात होगी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे होंगे। क्लियर है, सवाल हमारे सारे ऐसे ही होते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं होता है। क्लियर है गाइस, चलिए तो क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आगे भी हम और क्वेश्चन लेके आएंगे, जैसे नाव और धारा पे आधारित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या पे आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों टाइप के क्वेश्चंस, और उसको भी हम मजे मजे में ऐसे ही कर रहे होंगे। उसके आपका आयु वाले क्वेश्चन हैं, 3 पैटर्न है आपके, बहुत मजे के क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलते हैं। चलिए गाइस, आई होप आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। ठीक है, चलिए गाइज, जय हिंद, जय भारत।